My next topic, operation on rows and columns in data frame. My first is how can we add a new column. अगर आपकी डेटा फ्रेम में आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, फाइन, आपकी इससे पुराने वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने एक डेटा फ्रेम बनाई थी एंड आई वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम. तो आपकी डेटा फ्रेम का नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यू नीड टू गिव द कॉलम नेम, कोट्स में डालिएगा, और आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं, अगर यहाँ पे 3 रोज़ हैं तो मेक श्योर कि आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज़ लेनी है ताकि वो हर रो के लिए हो जाए. फाइन. एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम असाइनमेंट करते हैं किसी भी कॉलम में, ठीक है, कॉलम ऐड करना या कॉलम को मॉडिफाई करना, ठीक है, मॉडिफाई करना डिपेंड करता है कि सपोज़ आपने यहाँ पे प्रीति लिया तो सबसे पहले ये चेक करेगा क्या प्रीति ऑलरेडी एग्जिस्ट है. अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट होता फॉर एग्जांपल तो प्रीति की रो क्या हो जाती, अपडेट हो जाती. पर बिकॉज ऑफ प्रीति ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं था, मालविका तक की मेरी पुरानी डेटा फ्रेम बनी हुई है. सो व्हाट इट विल डू, इट विल ऐड अ न्यू कॉलम विद नेम प्रीति और उसके अंदर ये वैल्यूज़ आपकी इंसर्ट हो जाएगी. ठीक है. अब सपोज़ यहाँ पे रमित का कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है और मैंने यहाँ पे फिर से रमित लिया और मैं न्यू वैल्यूज़ असाइन कर रही हूँ. तो जब भी आप असाइनमेंट यूज़ कर रहे हैं और कोई भी नई वैल्यू डाल रहे हैं तो पुरानी जो भी रमित की वैल्यूज़ थी, जगह पुरानी रमित की वैल्यूज़ थी ये, अब उसकी जगह रमित की वैल्यूज़ हो गई ये. तो मीन्स आपका ये दोनों, चाहे कॉलम ऐड करना हो या कॉलम मॉडिफाई करना हो, प्रोसेस स्टेप्स बिल्कुल सेम है. सिर्फ क्या ध्यान देना होता है कि जो अगर कॉलम ऐड करना है तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए और मॉडिफाई करना है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए. दूसरी बात, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. अगर यहाँ पे रमित का आर कैपिटल है तो यहाँ पे भी आर कैपिटल ही होना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, अगर सपोज़ आपने यहाँ पे रमित स्मॉल में दे दिया तो रमित से एक और कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा. ठीक है. अगर आपको मॉडिफिकेशन ही करना है तो आपको इसकी स्पेलिंग, इसका केस पूरी तरीके से ध्यान में रखना है. गॉट इट. अब अगर सपोज़ यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज़ पास करी पर यहाँ ये रहा मेरा अर्नब का रिकॉर्ड और मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 वैल्यू पास करी, इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी वैल्यू 90, ऑल 3 रोज विल बी फिल्ड विद द 90. ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि रमित का रिकॉर्ड है और मुझे उसके मार्क्स 0 करने हैं. ठीक है. तो आप क्या करेंगे, रिजल्ट DF, आपकी जो भी डेटा फ्रेम का नेम है उस कॉलम का नेम, और यहाँ पे 90 की जगह क्या हो जाएगा, 0. तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 0 0 0. ठीक है. सो अगर आपकी वैल्यू आप सिंगल डालते हैं सो आप सारे रोज़ में सेम वैल्यू आएगी. एक बात ध्यान रखनी है, या तो आप सिंगल डाल सकते हैं या आपको उतनी डालनी है जितनी मैक्सिमम रिक्वायर्ड है. अगर सपोज़ आपने यहाँ पे कम डाली, 78 नहीं डाला होता तो ये आपको वैल्यू एरर करता कि आपके पास जो रोज़ हैं वो ज़्यादा है और आप वैल्यूज़ कम डाल रहे हो. सिंगल डालो, नो प्रॉब्लम. अगर एक से ज़्यादा ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बराबर लेनी है, इक्वलेंट लेनी है. ठीक है. अब ये तो थी कॉलम वाली बात. ठीक है, कॉलम को ऐड करना या मॉडिफाई करना. ऐसे अगर रो को मुझे ऐड या मॉडिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, रो को ऐड या मॉडिफाई करने के लिए सपोज़ ये मेरी एक डेटा फ्रेम थी रिजल्ट DF करके, मैथ, साइंस, हिंदी, 3 कॉलम थे इसमें. ठीक है. अब यहाँ पे मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, इंग्लिश वाला. प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस आपको याद ध्यान रखना है कि जब हम रो के साथ वर्क करते हैं तो आपको लॉक मेथड यूज़ करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट DF डॉट लॉक. ये क्या आपको बताता है कि ये जो इंग्लिश है ये एज अ रो बनेगा, ना कि कॉलम. ठीक है. और बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम है. अब जितने आपके पास में कॉलम है उतनी ही आपके पास में रो होनी चाहिए. 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यू होनी चाहिए ताकि जब भी मैं कोई नई रो ऐड करूं तो इसमें सब जगह वैल्यू फिल हो जाए. इसमें भी सेम वही मेथड है कि अगर कोई रो लेबल आप डाल रहे हो, पुट कर रहे हो, तो वो ये चेक करेगा क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है. अब सपोज़ इंग्लिश ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं था तो इसने नया रो ऐड कर दिया. पर अब इस केस में फिर से मैं कर रही हूँ रिजल्ट DF डॉट लॉक इंग्लिश. ठीक है. अब इंग्लिश ऑलरेडी एग्जिस्ट है और फिर से मैं इसमें नई वैल्यू डाल रही हूँ तो क्या होगा, इस वाली वैल्यू की जगह आपकी ये वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी, मीन्स आपने मॉडिफाई कर दिया. सेम कंसेप्ट है. अगर रो लेबल ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो आपका असाइनमेंट एक न्यू रो ऐड करेगा, पर अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आपका असाइनमेंट मॉडिफिकेशन परफॉर्म करेगा. ठीक है.
और लॉक आपको यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइन। सो डेटा फ्रेम डॉट लॉक मैथड कैन ऑल्सो बी यूज टू चेंज द डेटा वैल्यू ऑफ अ रो। ट्रू, ठीक है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि लॉक मेथड हम ऐड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, लॉक मेथड हम डेटा को चेंज करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मैथ्स में सबके मार्क्स 0 करने हैं, तो आप सिंपली क्या करोगे, .loc ब्रैकेट में जिस भी रो के मार्क्स आपको 0 करने हैं, सपोज मुझे मैथ्स रो के मार्क्स 0 करने हैं, इक्वल में क्या बना दिया 0, तो सब जगह 0 हो जाएगा। गॉट इट। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये MCQ में आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म 1 MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फर्दर वी कैन सेट ऑल वैल्यूज़ ऑफ अ डेटा फ्रेम टू अ पर्टिकुलर वैल्यू। ज़रूरी नहीं मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो आपको 0 ही लिखना है, ठीक है। अगर आपको पूरी डेटा फ्रेम में सब जगह एक साथ वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, नो पर्टिकुलर रो नो पर्टिकुलर कॉलम, तो आप क्या करेंगे, रिजल्ट DF सिंगल कॉलन साइन इक्वल 0। अब सिंगल कॉलन साइन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट पता नहीं है एंड पता नहीं है, तो स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा और एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा, तो इन दोनों के बीच का जितना भी डेटा है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब ये 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, जो भी आपको किसी भी वैल्यू जो आपको पूरी डेटा फ्रेम में चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। गॉट इट। अब मेरा ऐड वाला प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया, चाहे वो कॉलम के साथ हो, मॉडिफिकेशन मैंने बताया आपको कॉलम के साथ हो, ठीक है। एक नया प्रोसेस है मेरे पास में डिलीट। कॉलम को या रो को हम डिलीट कैसे करते हैं, उसके लिए हमारा फंक्शन है ड्रॉप, ये MCQ में आ चुका है। ड्रॉप नोटिस करना, सॉरी स्मॉल में है। ड्रॉप मेथड इज़ यूज टू रिमूव रोज और कॉलम्स। फाइन। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल। सपोज़ ये मेरी डेटा फ्रेम थी जो मैंने अभी अभी क्रिएट करी है। नाउ मेरी जो भी डेटा फ्रेम का नेम है डॉट ड्रॉप। अब मुझे साइंस वाली रो डिलीट करनी है, मुझे ये वाली रो डिलीट करनी है, ठीक है। तो मुझे उसका लेबल मेंशन करना पड़ेगा। अगेन एंड अगेन मैं आपको एक चीज़ बार बार बोल रही हूँ कि ये केस सेंसिटिव है, साइंस का S कैपिटल है तो आप कैपिटल ही मार्क करेंगे, नहीं तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। वो बोलेगा दिस नेम कॉलम इज़ नॉट लाइक नेम प्रॉब्लम आएगी कि ये नेम उसको आइडेंटिफिकेशन में नहीं आ रहा है। अब ये आ रहा है यहाँ पे एक्सेस 0। ये एक्सेस 0 क्या शो करता है कि ये जो साइंस कॉलम है ये एक रो लेबल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक्सेस 1 लिखा है, ये एग्ज़ाम में आया था आपका। एक्सेस 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स को। एक्सेस 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को। ये MCQ में आ चुका है। अगर मैंने यहाँ पे एक्सेस 1 डाला तो मैं ये क्या मानूंगी कि समृद्धि, रामी एंड रिया, रमित एंड रिया, ये क्या है, ये एक कॉलम्स के नेम हैं, तो मुझे इनको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो फिर से आते हैं हम रो ड्रॉप करने के फोर्स में। ओके, एज आई सेड फॉर डिलीटिंग अ कॉलम आई नीड टू स्पेसिफाई एक्सेस 1। ये MCQ में आ चुका है। अब बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम डिलीट करने थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला समृद्धि, रमित एंड रिया इन अ लिस्ट फॉर्म, ठीक है। और एक्सेस 1 मैंने आपको बता ही दिया कि बिकॉज ऑफ ये कॉलम्स के नेम है तो ये आपको 1 बताना ज़रूरी है। फाइन। सो आई गेस ड्रॉप मैथड इज़ क्लियर टू यू। गॉट इट। नाउ माई नेक्स्ट मैथड, नेक्स्ट फंक्शन, just look at here once again. If the data frame has more than one row with the same label, ठीक है, अगर किसी डेटा फ्रेम में, जैसे सपोज ये डेटा फ्रेम है आपकी, अगर उसमें एक से ज़्यादा आपके सेम नेम के लेबल्स आ रहे हैं, द डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप मैथड विल डिलीट ऑल द मैचिंग रो फ्रॉम द इट। ये MCQ में आ चुका है कि आपकी जो एक डेटा फ्रेम दी जाएगी, हो सकता है कि उसमें किसी दो रोज़ के जो लेबल्स हैं वो बिल्कुल कॉमन हो। उस सिचुएशन में क्या होगा कि दोनों रोज़ आपकी डिलीट हो जाएंगी, ओके। टू रिमूव द डुप्लीकेट रोज लेबल हिंदी वी नीड टू राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइन। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा रिजल्ट टू रिमूव द डुप्लीकेट रोज लेबल्ड हिंदी वी नीड टू राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अगर आपको हिंदी वाली रो डिलीट करनी है यहाँ पे, फाइन, तो आपको लिखना पड़ेगा रिजल्ट डॉट ड्रॉप DF, वही हिंदी मेरे कॉलम का नेम, एंड एक्सेस 0 जो कि ये बताता है कि ये एक रो लेबल है। सेम वही है,
फाइन, तो आपने नोटिस किया कि इस डेटा फ्रेम में से दोनों रोज डिलीट हो गई हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ आपका रीनेम मेथड। फाइन, अब रीनेम वर्ड से ही पता पड़ रहा है कि ये आपकी रोज के नेम्स या कॉलम्स के नेम्स को चेंज करता है। वी कैन चेंज द लेबल्स, जो ये लेबल्स मैंने लिए ऑफ रोज एंड कॉलम। सो विच फंक्शन इज यूज टू रीनेम और चेंज द नेम ऑफ द रोज एंड कॉलम? रीनेम मैथड। यूज़ करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने ड्रॉप किया था, रिजल्ट df डॉट रीनेम, और जिसको आपको रीनेम करना है, अब रीनेम करना है तो ऑब्वियसली न्यू नेम तो आपको रखना ही पड़ेगा। मैं चाहती हूँ सब्जेक्ट 1 की जगह, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि मैंने एक डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी की जो की होगी वो होगी आपका ओल्ड नेम दैट इज मैथ्स। अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ये मैथ्स का एम कैपिटल है तो कैपिटल होना चाहिए, कॉलन साइन, और डिक्शनरी की जो वैल्यूज़ होगी दैट कुड बी योर न्यू नेम, जो आपको नया नेम रखना है। मैंने नया नेम रख दिया सब्जेक्ट 1। अगर आपको कोई और रो लेबल चेंज करना है, साइंस को सब्जेक्ट 2, इंग्लिश को सब्जेक्ट 3, हिंदी को सब्जेक्ट 4, और एक्सेस यहाँ पे दे दिया आपने इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या शो करता है कि ये जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है ये रो लेबल्स हैं। इंडेक्स आपको पता ही क्या होता है, रो लेबल्स। तो आपने नोटिस किया सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मुझे सबको रीनेम करना पड़े। सपोज मैंने सिर्फ सब्जेक्ट 1 रीनेम किया तो बाकी क्या होंगे, बाकी एज इट इज़ आ जाएंगे, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। जिसको रीनेम करना है आप करिए, रेस्ट लेबल्स विल बी सेम। एंड एक्सेस इंडेक्स शोज दैट आई वॉन्ट टू रीनेम रो लेबल्स। ठीक है, ये एमसीक्यू में आ चुका है। द एक्सेस इंडेक्स इज यूज टू स्पेसिफाई दैट द रो लेबल इज टू बी चेंज। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। अब अगर मुझे कॉलम्स, इफ जस्ट अ सेकेंड, the parameter index is used to specify the row label is to be changed if no new label is passed corresponding to an existing label, the existing row label is left as it is। वही मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर मैंने किसी का नहीं चेंज किया, जैसे सब्जेक्ट मैथ चेंज किया, साइंस चेंज किया, हिंदी किया, इंग्लिश नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश एज इट इज़ रहेगा। ज़रूरी नहीं सारे चेंज करो। अगेन रीनेम कॉलम लेबल्स, अगर कॉलम लेबल्स को रीनेम करना है मुझे, आपने ध्यान दिया यहाँ पे रिजल्ट डीएफ के आगे मैं एक बार और लिख रही हूँ, रिजल्ट डीएफ इक्वल मीन्स ये जो भी चेंजेस होंगे वो चेंज होने के बाद में फिर से रिजल्ट डीएफ के नाम से एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट हो रही है। इसमें एक और चीज़ बताऊँगी मैं, इन प्लेस जो क्वेश्चन में आता है बट यहाँ एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे देखो मैंने अर्नब कॉलम नेम है, उसकी जगह मैंने स्टूडेंट 1 कर दिया, रमित की जगह मैंने स्टूडेंट 2 कर दिया, ऐसे मैंने सारे चेंज कर दिए। तो जो ओल्ड नेम होगा वो होगा की और जो न्यू नेम होगा वो होगा वैल्यू। एक्सेस कॉलम डिपेक्ट करता है कि ये जो सारे लेबल्स मैंने दिए हैं ये कॉलम्स के नेम है, ये एमसीक्यू में आ चुका है। ठीक है, सो आपने नोटिस किया यहाँ पे सारे नेम्स आपके चेंज हो चुके हैं। ठीक है, मैंने रिया को चेंज नहीं किया था इसलिए रिया एज इट इज़ है। एक क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे असाइनमेंट ना करूँ और फिर मैंने ये सारा स्टेटमेंट लिख दिया, फिर भी अगर मेरे रीनेम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप एक और वैल्यू डालेंगे, उसका होगा इन प्लेस इक्वल ट्रू। इन प्लेस की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, जो ये डिपेक्ट करता है कि मैं ये जो चेंजेस कर रही हूँ वो सेम इसी डेटा फ्रेम में हो। उसके बाद आप जब भी इसको प्रिंट करोगे तो आपको चेंजेस दिखेंगे। अगर आप इन प्लेस की वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब मेरा ड्रॉप हो गया, ठीक है, मेरा रीनेम हो गया, फाइन। अब है मेरा हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रेम एलिमेंट थ्रू इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग आपको पता ही क्या होता है, आपको पर्टिकुलर आपको वैल्यू एक्सेस करनी है। ठीक है, देयर आर 2 वेज ऑफ इंडेक्सिंग इन डेटा फ्रेम्स, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग एंड बुलियन इंडेक्सिंग। ये एमसीक्यू में आ चुका है, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग द प्रैक्टिकल वर्जन। अभी एग्ज़ाम टाइम पे मुझे हर एक लाइन में आपको ये बताना है कि कहाँ एमसीक्यू बन सकता है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द रिविज़न विद द एनसीईआरटी। तो जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ एमसीक्यू प्लीज़ आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग एंड बुलियन इंडेक्सिंग। अब सबसे पहले आते हैं हम लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग पे। So many methods are there. So label based indexing dot data frame dot loc is an important method that is used for label based index। ठीक है, तो लॉक जो मेथड है वो आपका लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग में यूज़ होता है।
ठीक है। अब चलो इसको करते कैसे हैं वो देख लो। सेम जैसे आपने सीरीज़ में किया था वैसे ही। अगर मुझे साइंस वाली रो एक्सेस करनी है, दिस इज़ द रो ऑफ साइंस, तो मुझे यहाँ पे लॉक यूज़ करना पड़ेगा df.log साइंस। ठीक है। अगर मुझे कॉलम यूज़ करना होता तो मैं लॉक नहीं लगाती, मैं सीधे लिख देती df और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देती अर्नब। ठीक है। तो कॉलम यूज़ करोगे तो आप लॉक नहीं लगाओगे, अगर आपको रो एक्सेस करनी है तो आप लॉक लगाओगे। ये एमसीक्यू में आ चुका है। ठीक है, फाइन। When the row label is passed as an integer value, it is interpreted as the label of the index, not as an integer position along the index for parameter। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जब भी कोई लॉग के साथ में when the row label is passed as an integer value, यहाँ पे अगर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पास किया, मेरी ये डेटा फ्रेम बनाई मैंने, एक ही लिस्ट के साथ डेटा फ्रेम बनी है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हुआ। मैंने कहा मुझे log 2 करना है। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, इस पर पेन यूज़ करना पड़ेगा। 10, 20, 30, 40, 50, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बोला कि df.log2 मुझे सेकंड नंबर वाली पोजीशन चाहिए, जो सेकंड नंबर पे मेरा क्या है 30, तो 30 विल बी रिटर्न। गॉट इट। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि व्हेन सिंगल कॉलम इज पास्ड इट रिटर्न्स द कॉलम एज अ सीरीज। अगर आप एक ही कॉलम डालते हो यहाँ पे कि मुझे कौन सा कॉलम, अभी तो मैंने रो देखा है, अब अगर मुझे कॉलम एक्सेस करना है, अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला कि कॉलम के साथ लॉक नहीं लगता है। ठीक है, कॉलम के साथ अगर आप लॉक नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, बट अगर आपने लॉक लगा दिया तो आपको यहाँ पे ये कॉलन साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अगर आपने कॉलम लेबल पास किया है तो आपको ये कॉलन साइन कॉमा लगाना पड़ेगा। ये क्या डिपिक्ट करता है कि ये जो अर्नब है ये एक कॉलम का नेम है, ये रो का नेम नहीं है। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो हम क्या डिपिक्ट करेंगे कि रो है। ठीक है, अब यहाँ पे अर्नब के मैथ्स, साइंस, हिंदी के जो भी मार्क्स होंगे वो आपको यहाँ पे एज अ आउटपुट मिल जाएगा। इसका एक दूसरा मेथड, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि df अर्नब, सीधे मैंने अर्नब लिखा, मैंने कोई कॉलन नहीं लगाया। एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था, दोनों मेथड लिख रखे थे आपके एक्सेस करने के, तो आपका बोथ आंसर आएगा। लॉक लगा के ये वाला मेथड और सीधा बिना लॉक के ये वाला मेथड, तो बोथ आर करेक्ट टू एक्सेस कॉलम्स। बट रो के केस में ऐसा कभी नहीं होगा, रो के केस में आपको लॉक लगाना ही है। ठीक है, फाइन। अगर मुझे एक से ज़्यादा कॉलम एक्सेस करने हैं, मुझे एक से ज़्यादा रो एक्सेस करनी है, फॉर एग्जांपल लॉक LOC मैंने लगाई सही। अब मुझे साइंस वाली करनी है, हिंदी वाली करनी है। आपने नोटिस किया यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं। एज यूजुअल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये वाला तो मेरा लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला बाहर वाला वेक्टर मेरे एक्सेस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी ध्यान रखिए आप एक से ज़्यादा, चाहे वो सीरीज़ के केस में हो चाहे डेटा फ्रेम के केस में हो, अगर आप रैंडम सिलेक्शन करते हैं एक से ज़्यादा तो आपको 2 ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो साइंस और हिंदी वाला, पहले साइंस है तो साइंस की वैल्यू। Boolean means binary variable that can be represent either two of the state, true that is indicated by the 1 and false that is indicated by the 0। आपको पता है Boolean वैल्यू क्या होती है, either 1 either 0। अब इंडेक्सिंग क्यों यूज़ किया, जैसे अभी तक हमने इंडेक्स यूज़ किया साइंस, हिंदी। ठीक है, राइट नाउ आई डोंट वांट टू यूज़ काइंड ऑफ दैट इंडेक्सिंग। ठीक है, सो यहाँ देखिए वी कैन सेलेक्ट द सबसेट ऑफ डेटा बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल वैल्यूज़ इन द डेटा फ्रेम रादर देन देयर रोज एंड कॉलम लेबल्स। ठीक है, अब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो सीधे आप यहाँ पे आइए। जैसे मैंने लिखा df.log, ठीक है, मैथ्स ग्रेटर देन 90। ठीक है, अभी कह रहा है कि मैथ्स वाली रो में जिसके भी 90 अबाव है वहाँ पे आउटपुट ट्रू आना चाहिए और रेस्ट में फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, अब रोज थी, बिकॉज ऑफ मैथ्स मेरे लिए एक रो है, तो मैंने क्या कर दिया .loc df.loc मैथ्स वाली रो एक्सेस करनी है, बट मुझे वैल्यू मुझे बूलियन फॉर्मेट में चाहिए और मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई होनी चाहिए। तो अर्नब के मार्क्स बिलो 90 थे, रमित के अबाव 90 थे, समृद्धि और रिया के बिलो 90 थे और मलिका के अबाव 90 थे। सो यू विल गेट योर आउटपुट इन फॉर्म ऑफ योर बूलियन वैल्यूज़। ठीक है, टू चेक इन विच सब्जेक्ट अर्नब हैज़ स्कोर्ड मोर देन 90,
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अर्नब, अर्नब क्या है मेरे लिए, कॉलम है। ये मैं कह रही हूँ कि अर्नब के किस में 90 से ऊपर मार्क्स हैं, तो मैं यही क्राइटेरिया जो मैंने मैथ्स के साथ लगाया था, इसमें क्या था कि किस किस स्टूडेंट के मैथ्स में 90 अबाव हैं, और यहाँ पे वो पॉजिटिव कह रहा है कि अर्नब के किस किस सब्जेक्ट में अबाव 90, मतलब ये कॉलम पे वर्क कर रहा है और ये रो था, इसलिए मैंने लॉक लगाया था। और यहाँ पे भी एक कॉलम है, चाहते तो आप सीधा बिना उसके भी लिख सकते थे, ये डॉट हटा, सॉरी को लॉक भी हटा देते और ये भी हटा देते। अब डी एफ डॉट लॉक, ये बिकॉज ऑफ लगाना है मुझे अर्नब और 90, तो अर्नब के मैथ्स में मार्क्स 90 नहीं है, साइंस में और हिंदी में 90 के अबाव हैं। फाइन, ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, अच्छे से देख के जाना। हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रेम एलिमेंट थ्रू स्लाइसिंग। अब मुझे स्लाइसिंग करना है, बूलियन इंडेक्सिंग आई गेस आपको क्लियर हो गया है। यहाँ पे जैसे आपने सीरीज में स्लाइसिंग किया था, ऐसे हम डेटा फ्रेम में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब अगर वो स्लाइसिंग रोज पे हो रही है तो आपको लॉक लगाना है, ठीक है। मैंने लिखा रिजल्ट df डॉट लॉक मैथ्स से लेके साइंस तक, ठीक है। आप चाहें तो रो के केस में आप लॉक हटा भी सकते हैं, ठीक है। कब, जब मैं स्लाइसिंग कर रही हूँ तब ओनली, ओके। इसकी मैंने एक पर्टिकुलर टेबल बनाई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, फाइन, कि कब हमें लॉक यूज़ करना चाहिए, कब हमें लॉक यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जब मुझे स्लाइसिंग करनी है रोज़ पे तो मैं लॉक यूज़ कर सकती हूँ। अभी मैथ से लेके साइंस तक, मीन्स मैथ से लेके साइंस तक का डेटा मुझे चाहिए, तो वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे से सपोज मैंने क्या डाला, df डॉट लॉक, मुझे अर्नब के, सिर्फ अर्नब के मैथ से लेके साइंस तक का डेटा चाहिए। तो पहले आप रो लेबल्स डालोगे, फिर आप कॉलम डालोगे, ठीक है। हमेशा पहले रो की रो आती है और फिर कॉलम आती है। तो मैथ से लेके साइंस तक मुझे रो चाहिए, और बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैंने इसके ऊपर वाले में मैंने आगे कुछ नहीं डाला था, तो उसने सारे स्टूडेंट्स का बता दिया था। पर अब इस केस में मैं क्या बोल रही हूँ, अर्नब ही होना चाहिए, तो अर्नब के मैथ्स के और साइंस के मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा और वेरिएशन कर रही हूँ कि मुझे मैथ से लेके साइंस तक की रो चाहिए और अर्नब से लेके समृद्धि तक का डेटा चाहिए। उसके आगे कुछ हो या उसके अर्नब के पहले हो तो मुझे नहीं चाहिए। तो ये देखो, अर्नब से लेके समृद्धि, ये स्टार्टिंग अर्नब एंडिंग समृद्धि, स्टार्टिंग मैथ्स एंडिंग साइंस, ठीक है। तो एक सबसेट की तरह निकालेगा, तो ये हमेशा पहले रोज आएंगी और फिर कॉलम्स आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसको कभी उल्टा मत करना, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फिल्टर रोज इन द डेटा फ्रेम, फाइन। अब देखो, इन डेटा फ्रेम बूलियन वैल्यूज लाइक ट्रू 1 एंड फॉल्स 0 कैन बी एसोसिएट विद इंडेक्सेस, दे कैन ऑल्सो बी यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड यूजिंग द डेटा फ्रेम डॉट LOC मैथड, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो ऑब्वियसली इंडेक्सिंग पे वर्क करूँगी, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू सेलेक्ट और ओमिट पर्टिकुलर रोज, कि मुझे कौन सी रो चूज़ करनी है और कौन सी रो हटानी है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से समझो, मैंने लिखा रिजल्ट df डॉट लॉक, मीन्स मैं रो पे वर्क कर रही हूँ, ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैथ्स वाली रो को दिखाएगा क्योंकि वो ट्रू थी। सेकंड रो थी आपकी साइंस की, उसको नहीं दिखाएगा क्योंकि उसमें आपने फॉल्स डाला है। लास्ट में आपकी रो थी हिंदी वाली, तो उसको दिखाएगा, मीन्स जहाँ पे आपने फॉल्स डाल दिया वो रो ये ओमिट कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कहाँ गया वो वर्ड, इन डेटा फ्रेम फॉल्स कैन दे कैन बी यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू सेलेक्ट और ओमिट। मैथ्स ट्रू, फिर उसके बीच में साइंस था फॉल्स। अब देखो यहाँ पे देखो, अब आप बोलोगे कहाँ है मैम, ये रही, ऊपर आइए आप डेटा फ्रेम में, ये रहा मैथ्स साइंस हिंदी, ठीक है। मैथ्स को मैंने लिखा था मुझे ये चाहिए, मैंने ट्रू डाल दिया। साइंस मुझे नहीं चाहिए, मैंने फॉल्स डाल दिया। हिंदी मुझे चाहिए, मैंने ट्रू डाल दिया। तो इस मेथड का, इंडेक्सिंग मेथड का यूज़ आप फिल्टर करने के लिए भी कर सकते हो। तो जो रो एग्जाम में MCQ की तरह आ सकता है ये, तो आप ध्यान रखना जहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है तो वो वाली, जैसे फर्स्ट रो पे ट्रू लिखा हुआ है तो फर्स्ट रो आ जाएगी। उसके बाद ना जॉइनिंग, मर्जिंग और कॉन्किनेटिंग ऑफ टू डेटा फ्रेम्स, ओके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जॉइनिंग। अगर आप वी कैन यूज़ अ पांडास डेटा फ्रेम डॉट अपेंड फंक्शन, MCQ क्वेश्चन, ठीक है। मैथड इज़ यूज टू मर्ज टू डेटा फ्रेम्स, दो डेटा फ्रेम को मुझे मर्ज करना है तो आप अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने डेटा फ्रेम 1 बनाई, ठीक है, उसमें एक लिस्ट है, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट की हेल्प से बनाई है 1 2 3 4 5 6, और कॉलम्स के नेम मैंने रख दिए C1 C2 C3। तो ये तो हो गए कॉलम्स के नेम।
और इंडेक्सेस मैंने रख दी R1 R2 R3, तो ये तो हो गए इंडेक्स लेबल्स, ये हो गए कॉलम लेबल्स। अब फर्स्ट है मेरा 1 2 3, ये मेरी फर्स्ट रो 1 2 3। सेकंड में 4 5, दो ही वैल्यू थी 4 5, और जो नहीं थी उसमें नन आ गया। लास्ट में आपके था R3 में कहाँ गया आपके, ओके फाइन फाइन फाइन, मुझे ये कॉमा नज़र नहीं आया। ये यहाँ पे ये एक सेट, वन सेट, सेकंड सेट और ये थर्ड सेट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 6 वैल्यू थी, दो नहीं थी, नन आ गया, ठीक है। ये तो हो गई डेटा फ्रेम। यहाँ पे हो गई मेरी डेटा फ्रेम 2, फाइन। यहाँ पे दो वैल्यू है, ये दो वैल्यू, यहाँ पे एक ही वैल्यू थी तो 30 आ गया, दूसरी जगह नन। यहाँ पे अगेन 2 वैल्यू है तो दोनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। आपको पता है कि नन आते ही आपका जो वो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली 0.0 में चला जाएगा, मतलब फ्लॉट में चला जाता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, डेटा फ्रेम 1 इक्वल, ठीक है, df1 डॉट अपेंड df2। तो पहले क्या होगा, df1 के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो df1 में क्या था, R1 R2 R3, या R1 R2 R3 यहाँ तक आ गए। उसके बाद में df2 के भी ऐड हो जाएंगे, तो उसमें क्या था, R4 R2 R5 या R4 R2 R5, ठीक है। कॉलम भी पहले इसके आएंगे C1 C2 C3, C1 C2 C3, है ना। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ C2 और C5 है, पर C2 ऑलरेडी आ चुका है तो मैंने वापस नहीं लिया, और ये आ गया आपका C5। अब अरेंजमेंट कैसे होगा वो देखो। अब यहाँ पे मैंने लिखा C1 C2 C3, अब बिकॉज ऑफ C5 आपके पास इस वाले सेक्शन में नहीं था, इसलिए ये तीनों वैल्यू नन हो गई। और डेटा फ्रेम 2 में आपका C1 नहीं था तो ये नन हो गई, और C3 नहीं था इसलिए नन हो गई। तो जो वैल्यूज़ आपको नहीं मिल रही है उस पर्टिकुलर कॉलम में, वहाँ पे आपको नन मेंशन करना है, और जो वैल्यू मिल रही है वो वहाँ पे आपको नन मेंशन नहीं करना है, आपको वैल्यू डालनी है। सिंपल है, जैसे ये R4 R2 R5 है, पहले ये लिख दो, फिर ये C2 है, C2 के कॉलम में ये 3 वैल्यू उठा के डाल दो, ये 3 वैल्यू उठा के डाल दी। फिर ये C5 के कॉलम में 3 वैल्यू उठा के डाल दो, ये C5 के। अब बाकी जहाँ पे कुछ नहीं मिला है आपको वहाँ पे नन डाल दो, सिंपल। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, एक डेटा फ्रेम में दूसरी डेटा फ्रेम को अपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो आपने R2 दो बार आ रहा है, इसका भी सोल्यूशन है। If we append df1 to df2, the rows of the df2 precedes the row of df1। precede वर्ड याद रखना, ठीक है। मीन्स जो df2 की रो है वो df1 के बाद में आएगी। To get the column labels appears in the sorted order। अब अभी तो आपको लग रहा है मैम ये सॉर्टेड ही तो है, बट बाय सपोज अगर ये सॉर्टेड नहीं होते, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता, वी कैन सेट द पैरामीटर सॉर्ट इक्वल ट्रू, MCQ क्वेश्चन, ठीक है। द कॉलम लेबल शेल अपीयर इन द अनसॉर्टेड ऑर्डर व्हेन द पैरामीटर सॉर्ट इक्वल फॉल्स। जब आपके, अगर आपने सॉर्ट ट्रू नहीं कर रखा है तो आपके ये जो कॉलम लेबल्स हैं ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर कंडीशन में सॉर्ट हो। वो तो इत्तेफाक से ये हो गया कि मैंने df1 में मेरे ऑलरेडी C1 C2 C3 थे। अगर सपोज df1 में यहाँ पे C5 होता तो यहाँ पे पहले C5 ही आता, और यहाँ पे C3 होता तो यहाँ पे C3 होता, तो अकॉर्डिंग तो ये सॉर्ट हुआ ही नहीं ना। पर मुझे इसको सॉर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, वही df, अब जैसे मैंने यहाँ पे df2, अब मैं चेंजेस कहाँ कर रही हूँ, df2 ये इक्वल साइन, df2 डॉट अपेंड df1 कॉमा सॉर्ट इक्वल ट्रू। आपको क्या करना है, सॉर्ट इक्वल ट्रू करना है। तो उस सिचुएशन में अब देखो df2 के, बिकॉज अब मैं यहाँ पे df2 कर रही हूँ तो df2 का कॉलम क्या आता है, C2 C5, और फिर आना चाहिए C1 C2 C3, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वही सॉर्टेड आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने सॉर्ट इक्वल ट्रू कर दिया। अगर मैंने ऐसा नहीं करती तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता, पहले डेटा फ्रेम 2 के कॉलम आते C2 और C5, फिर डेटा फ्रेम 1 के आते C1 C2 C3। तो अब ये तो कहीं से कहीं तक सॉर्टेड नहीं है, सॉरी C2 वापस नहीं आता, गॉट इट। पर मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं कैसे भी डेटा फ्रेम अपेंड करूँ, मेरे जो कॉलम लेबल्स हैं वो सॉर्टेड आने चाहिए, तो आपको सॉर्ट इक्वल ट्रू, ठीक है, वो आपको ये देखो ट्रू भी आपके कोड्स में डाला हुआ है, फाइन। अब आएंगी पहले वही आपकी डेटा फ्रेम 2 की रो R4 R2 R5, ठीक है, और फिर R1 R2 R3, फाइन। अब अगर सपोज मैंने यहाँ पे किया डेटा फ्रेम 2 इक्वल डेटा फ्रेम 2 डॉट अपेंड डेटा फ्रेम 1, यहाँ तक तो सब में सेम है, कॉमा सॉर्ट इक्वल फॉल्स कर दिया, पहले ट्रू था अब फॉल्स है, तो क्या हुआ, C2 C5, पहले डेटा फ्रेम 2 के कॉलम आए, फिर C1 C3, जो मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द पैरामीटर वेरीफाई इंटीग्रिटी।
ठीक है, ये आपका दूसरा है, एक तो आपका सॉर्ट वाला आ गया, एक आपका था वेरीफाई इंटीग्रिटी एमसीक्यू क्वेश्चन। Append method may be set to true when we want to raise an error if the row labels are duplicate। ये रो डुप्लीकेट हो रही है R2 और R2। तो अगर आप जब अपेंड करते हो, मैं चाहती हूँ कि आपकी वेरिफिकेशन होना चाहिए कि मुझे डुप्लीकेट रोज आती है तो आप मुझे कोई एरर मैसेज शो करो, तो उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, वेरीफाई अंडरस्कोर इंटीग्रिटी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वेरीफाई अंडरस्कोर इंटीग्रिटी की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। सॉर्ट की भी क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है। इन प्लेस की भी क्या होती है, फॉल्स होती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा द पैरामीटर, अच्छा इन्होंने लिखा नहीं है, दैट इज़ वाई वी कुड अपेंड द डुप्लीकेट रो विथ लेबल R2 वाली डुप्लीकेट है व्हेन अपेंडिंग द 2 डेटा फ्रेम्स। ठीक है, अब द पैरामीटर इग्नोर इंडेक्स ऑफ अपेंड मेथड में बी सेट टू ट्रू व्हेन वी डोंट वांट टू यूज रो इंडेक्स लेबल्स। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे ये रो लेबल्स आए जैसे कि यहाँ पे आ रहे थे। ठीक है, मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि सिंपल डिफ़ॉल्ट आना चाहिए। तो इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रू। बेटा टी ये कोट्स में नहीं आएगा, ऊपर भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, दैट इज़ अब यहाँ पे ये फॉल्स भी उसमें कोट्स में नहीं आएगा। ठीक है, इट विल बी सिंपली, क्योंकि ये बूलियन वैल्यूज़ हैं, ये कोट्स में नहीं आती हैं। फाइन, तो आपको आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट रो नहीं आए तो वेरीफाई अंडरस्कोर इंटीग्रिटी, आप चाहते हो कि इंडेक्स नहीं आए तो इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक है, तो हमने बेसिकली सॉर्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, वेरीफाई अंडरस्कोर इंटीग्रिटी प्रॉपर्टी पढ़ी और इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ी। ये तीनों आप प्लीज़ ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, उसके बाद में आपके वही एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम, ये आपकी डेटा फ्रेम है, ये बनाने का मेथड है वो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, अब वही डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स, तो ये आपको इंडेक्स लेबल शो करेगी। ठीक है, जो भी आपकी डेटा फ्रेम की इंडेक्स है, जैसे जोग्राफिकल एरिया, वेरी डेंस, दिस, तो आपको सिर्फ ये दिखेगा। डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स, बेटा ध्यान रखना ये कॉलम्स है, कॉलम्स। एक बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था कॉलम्स, तो कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए कि मुझे कॉलम लेबल्स देखने हैं, ये आसाम, केरला, दिल्ली, तो सिर्फ आपको आसाम, केरला, दिल्ली दिखेगा। कहने का मतलब है अगर रो लेबल्स देखना हो, मतलब इंडेक्स देखनी हो तो इंडेक्स एट्रीब्यूट, कॉलम के नेम देखने हैं तो कॉलम एट्रीब्यूट। ठीक है, अब मुझे हर कॉलम का डेटा टाइप चेक करना है, तो मुझे डी टाइप्स, ओके, डी टाइप्स मुझे यूज़ करना है। तो आसाम में क्या था, इंटीजर वैल्यू, केरला में भी क्या था, इंटीजर वैल्यू, दिल्ली में भी क्या है, फ्लॉट, क्योंकि डेसिमल में आ गया ना। जैसे सपोज यहाँ पे कुछ और ऐसा डेटा होता कि मैं यहाँ पे लिख देती FFF। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, ऑब्जेक्ट। कहीं पे अगर आपके इंटीजर और कैरेक्टर मिक्स हो गए वो, ओके, तो आप वहाँ पे क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट। अगर पूरे इंटीजर है, कोई डेसिमल नहीं है, तो इंटीजर। ठीक है, तो डी टाइप्स एट्रीब्यूट इज डिस्प्ले द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम इन द डेटा फ्रेम। डी फ्रेम डॉट वैल्यूज टू डिस्प्ले अ नमपाई एनडी अरे हैविंग ऑल द वैल्यूज। आपकी जो भी डेटा फ्रेम है वो आपको नमपाई अरे के फॉर्म में दिखेगी। ओके, जैसे आपका अरे दिखता है ना, जैसे ये एक लिस्ट और उस फॉर्म में आपको सारी लिस्ट, आपको सारी डेटा दिख रहा है। ठीक है, शेप वेरी इंपॉर्टेंट, टू डिस्प्ले टपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशनलिटी ऑफ द फ्रेम। ठीक है, शेप एट्रीब्यूट आपका कि आपके रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी है। सो इट मीन्स इसमें 4 रोज थी आपके, कहाँ गया, 1 2 3 4, तो 4 रोज और 1 2 3 कॉलम्स, सो 3 कॉलम्स, सो 4, 3। साइज क्या करता है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 4 ईच रो है तो 4 × 3 12, सो साइज रिप्रेजेंट द टोटल एलिमेंट्स प्रेजेंट। एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। इंडेक्स शोइंग द इंडेक्स लेबल, कॉलम्स शोज द कॉलम लेबल्स, डी टाइप शोइंग द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम, वैल्यूज शोइंग द डेटा इन द एनडी अरे फॉर्म, शेप is showing the number of rows and number of column, row always come first, column always come second, size representing the total number of, display tuple representation, बेटा इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा की टोटल मेरे पास में कितनी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट टी इट ट्रांसपोज द डेटा फ्रेम। ठीक है, आपकी जो भी ट्रांसपोज करने के बाद में क्या हुआ, जो कॉलम था वो तो क्या हो गया, असम, केरला, दिल्ली रो, और जोग्राफिकल एरिया ये सब क्या थे मेरे रो लेबल, तो वो क्या बन गए, कॉलम लेबल। तो सारे रो लेबल कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रो बन जाएंगी। ठीक है, हेड फंक्शन वही सेम है कि आपको n रोज दिखाता है, जैसे df डॉट हेड 2,
तो ऊपर से 2 रोज़ दिखाएगा आपको, ठीक है। और टेल क्या करता है, नीचे से दो रोज़ दिखाएगा। ओके, ये दीज आर द बॉटम 2 रोज़। बिल्कुल सेम सीरीज़ वाला कंसेप्ट है इसमें। और अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालते हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 रोज़ दिखाएगा, हेड ऊपर से और टेल नीचे से, ठीक है। और एम्प्टी एट्रीब्यूट क्या करता है, चेक करता है कि क्या आपके डेटा फ्रेम में कोई वैल्यू है या नहीं है। सो अगर वैल्यू नहीं है सो एम्प्टी विल रिटर्न ट्रू, और वैल्यू है देन एम्प्टी विल रिटर्न फॉल्स, कि एम्प्टी नहीं है, ठीक है। सो आई गेस ऑल द एट्रीब्यूट्स क्वाइट क्लियर। शेप एट्रीब्यूट ध्यान से देख के जाना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड साइज एट्रीब्यूट, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। वाली पे फॉल्स है तो वो नहीं आएगी, उसके बाद वाली पे ट्रू है तो वो आएगी। तो इस अकॉर्डिंग मैथ्स और हिंदी वाली रो आपकी आ गई, ठीक है। फिर हिंदी है तो हिंदी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं बूलियन इंडेक्सिंग।